का। और दरअसल इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने इस बजट की खूबियां बताई और ये भी कहा कि हर सेक्टर को तवज्जो देने की बात इस बजट में कही गई है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी उन्होंने किया और कहा कि ये जो बजट है वो मजबूत नींव का निर्माण करेगा आने वाले वक्त में, और भविष्य के लिए भी ये जो बजट है वो बेहतर साबित होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख में कर लेती हूँ प्रकाश जी का। प्रकाश जी, क्योंकि इससे पहले हम कह रहे हैं, देखिए बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया, उससे पहले एसके उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका स्वागत कर देते हैं। व्यापारी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रकाश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रकाश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, हम समस्याओं की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि देखिए एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट करना बहुत जरूरी है, उसको बेहतर करना बहुत जरूरी है, और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है एमएसएमई सेक्टर को। कोरोना काल में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ था तो एमएसएमई सेक्टर को हुआ था। सरकार ने सबसे ज्यादा सोचा तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचा, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया गया था कोरोना काल में। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इस बजट में भी उसको खास तवज्जो दी गई है। क्या आपको लगता है, लेकिन कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं, खासतौर पे मैं जीएसटी की बात करूं, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि देखिए जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और जीएसटी एक बड़ी समस्या पैदा करती है एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करने में। ये कितनी बड़ी समस्या है ये? जी देखिए मैडम, हम लोग एमएसएमई के साथ साथ इंडस्ट्रियल लोगों के साथ भी का आज दुगुना कर देंगे 22 में, सुना आप लोगों ने। और क्या क्या कहते थे लोग, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कुछ सुना? रेलवे का तो पहले पता चलता था कि भाई कितना रेल मिला, कहाँ से कहाँ खुला, कहाँ कारखाना लगा, किराया कम हुआ बढ़ा, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। आज किसी देश की जनता को पता चल रहा कि क्या हो रहा है रेलवे में? कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। और हम लोगों की तो मांग रही थी, खैर मांग तो छोटी, जब पटना यूनिवर्सिटी को ही दर्जा नहीं दे रहे लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आफ्टर कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार की धरती पे आके किया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। स्पेशल पैकेज के बारे में जिक्र नहीं। तो बिहार को तो ठगा गया है, कुछ नहीं। किसानों के लिए कह रहे हैं बजट है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए ज्यादा फैसिलिटीज देंगे, ये लोग कह रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में बहुत पैसा आया है। क्या आया उसमें? बिहार में क्या होगा? पर्टिकुलर राज्य वाइज बताइए ना, क्या होगा बिहार में? आपको बिहार के लिए क्या होगा? पहले भी तो जी हाँ, तो आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पे ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो बजट है वो उनके समझ से परे हैं और इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जिनसे मैंने आपको पहले ही परिचय करा दिया है। लेकिन सीधा रुख कर लेते हैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी, जिस बात का जिक्र हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे या अभी बाइट चलने से पहले कर रहे थे, जीएसटी एक बड़ी समस्या आप लोगों के लिए, आप जैसा बता रहे थे, क्या समस्या आती है सर, बताइए थोड़ा सा। जैसे एमएसएमई की मेंबर है, उसके साथ साथ हम प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव से इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हैं। इंडस्ट्री में ये समस्या ये होता है कि जो हम अगर जीएसटी से पहले की हम बात करते हैं, जीएसटी से पहले क्या होता था कि हमारे एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब था कि जैसे 10%, 12% या 14% लाइक दिस था। नाउ गवर्नमेंट ने जो जीएसटी एप्लीकेशन कराया है 2017 से, 2017 से जो जीएसटी एप्लीकेशन दिया, उसके अंदर में स्लैब्स बहुत सारे बना दिए, प्रोडक्ट वाइज कुछ कैटेगराइज कर दिए हैं, उनके पर्टिकुलर एचएसएन कोड बनाया है। एचएसएन कोड के हिसाब से लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में कोड, एचएसएन कोड के हिसाब से ये लोगों ने टैक्स स्लैब बनाए। टैक्स स्लैब में ये दिक्कत हो रही है कि टैक्स तो लोग दे रहे हैं, लेकिन इतना हाई वैल्यू है उसकी, इतना परसेंटेज है कि प्रोडक्ट की, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की पहले बात करते हैं और उसी के ऊपर हम अगर स्टील की बात करते हैं, स्टील में 18% टैक्स, अगर कोई 100 रुपए में 18% टैक्स देता है तो उसको तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर हम सीमेंट की बात करते हैं वो 28% टैक्स है। अगर कोई भी ऐसा मेटल्स ले हैं जिसकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी रोल है, तो उसके में हम अगर देखते हैं तो उसमें 18% टैक्स है।
तो ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। ठीक है पीयूष जी, ये कितनी बड़ी समस्या है? क्योंकि देखिए व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी से बहुत ज्यादा परेशान है, एमएसएमई वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, ये कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है? देखिए ऐसा है कि वी डील विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो उसमें क्या होता है कि हर एक क्लाइंट की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। हाँ। उसके अंदर जब स्लैब्स, आज की डेट में 5 कैटेगरीज के स्लैब बने हुए हैं जीएसटी के अंदर जी। अगर इतने सारे स्लैब्स होते हैं तो जो एक व्यापारी वर्ग है उसके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कंप्लायंस की हो जाती है। व्यापारी वर्ग जो है वो अपने काम में फोकस करना चाहता है, और इस बजट से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आम व्यापारी की एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि अगर कोई एक रैशनलाइज तरीका बना दिया जाए जिसमें इंस्टेड ऑफ ज्यादा स्लैब्स के 2 या 3 ही स्लैब्स रखे जाएं, उससे उनको आसानी होगी कंप्लायंस करने में भी। और इससे ये भी एक्सपेक्टेड था कि अगर ऐसा हो कि जैसे कुछ हमारे जो रेट्स हैं वो 28% पे है, ठीक है, कई सारे हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी है जो 28% पे है, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आता है। कोई भी चीज अगर आज 100 रुपए की है वो 112 रुपए की मिले वर्सेज 128 रुपए की मिले, तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको इफेक्ट आता है, बिल्कुल उस पे भार आता है, और सेल्स कम होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। उपाध्याय जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं, व्यापारी वर्ग जीएसटी से कितना परेशान और क्या उम्मीद थी इस बजट में जीएसटी को लेकर? जीएसटी में हम लोगों को यही लग रहा था कि जहां तक कोशिश किया जाएगा कि इसे 2 या 3 स्लैब में ये डिवाइड करेंगे। हाँ। लेकिन इन्होंने जो स्लैब जैसा बना रखा था वैसे ही रखा हुआ है। हाँ। इन्होंने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। हाँ। सबसे बड़ा समस्या व्यापारियों को क्या लग रहा है, हाँ। घर का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, आप छोटी सी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक पे ले लीजिए, कॉस्मेटिक पे 28%, 28%। अब एक बात बताइए, एक लेडीज अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट ले जा रही है और 128 रुपए देकर आ रही है और उसे टैक्स भी नहीं देते, मतलब एक बिल भी नहीं देते हैं, लेकिन वो इंक्लूड करके 28% वो उससे ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, जहां 100 रुपए का माल 128 रुपए में मिल रहा है, उस घर में कहां से इतना मतलब प्रोग्रेस आ सकती है? खाने पे आप ले लीजिए, राशन पे ले लो, किसी भी प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट आप जीएसटी लगा के ही देते हो और बिल नहीं देते हो। बिल्कुल, ये जीएसटी की बड़ी समस्या है संदीप जी, और ये सवाल इस बात को लेकर है। मैं एक सेकंड में प्रकाश जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले मैं संदीप जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी, सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया जाए, सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब समस्या ये है सर, अगर सीमेंट लेते हैं तो उस पर 28% टैक्स लग रहा है, अगर सरिया लेते हैं तो उस पर 18% टैक्स लग रहा है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, कैसे उसको बढ़ाया जाएगा? जीएसटी इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि कई मर्तबा उस पर सवाल उठ चुके हैं। जीएसटी को आसान करने की बात अभी भी व्यापारी वर्ग कर रहा है, और ये कह रहा है कि एमएसएमई सेक्टर बूस्ट कैसे होगा, कैसे व्यापारी वर्ग आगे बढ़ेगा। ये तो जीएसटी सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है हम लोगों पर। संदीप जी, देखिए मुझे लगता है कि चिंता हर क्षेत्र में होती रहती है और चिंता होनी भी चाहिए और उस पर चिंतन होना चाहिए। जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पूर्ववर्ती की भांति है, लेकिन कहीं कोई व्यापारियों को समस्या दिखती है तो उन समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकारों से बैठ के और कोई कमेटी बना के उससे बात हो सकती है। लेकिन अभी एक चीज, वो तो ठीक है सर, वो तो बात की बात है, वो तो उम्मीद तो देखिए दुनिया कर रही थी, व्यापारी वर्ग भी उम्मीद लगाए बैठा था कि जीएसटी में कुछ राहत मिलेगी। कह रहे इतने सारे स्लैब बना दिए, इतने पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, उसके साथ साथ अब 28% तक अगर टैक्स देना पड़ता है तो सोचिए ना, 100 रुपए की चीज 128 रुपए की पड़ रही है। ये तो कंज्यूमर पर भी उसका भार पड़ रहा है और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है उस पर भी। कैसे किया जाएगा इसे हल्का? मैम मुझे 2 मिनट तो ये हम विरोध करने के लिए अच्छी बात है कि आप विरोध करें, लेकिन नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं सर, ये तो आपसे सवाल है। आय और विक्रय क्या है, इकोनॉमी जो आएगा वह वही जाएगा। तो आज देश के सामने जो चुनौतियां समस्याएं उसमें व्यापारी वर्ग का तो सहयोग तो ठीक है, इधर से कान ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया जाए। बात सर मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरी बात पूरी हो जाने की, इतना लंबा सवाल था, मुझे 30 सेकंड बोल तो बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए, 1 सेकंड सुन लेते हैं। ये बजट राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। भारत से कैसे गरीबी से लड़ा जाए, भारत के जो मध्यम वर्ग है या बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको कैसे सशक्त करा जाए, और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। ये जन भागीदारी का बजट है और इस बजट को लेकर ठीक है आलोचना आप करें, अच्छी बात है, लेकिन इतना समझे कि देखिए आलोचना करने के लिए कोई नहीं बैठा है। जो जो कमियां खामियां है और जिसके लिए वो बजट नहीं है वो तो सवाल उठाएगा ना सर। व्यापारी वर्ग सवाल उठा रहा, उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर रत्नेश जी का रुख करेंगे। रोजगार को प्रथम
प्राथमिकता रखी है। सर देश में सर मेरी बात सुनिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट हम लेने गए हैं और जीएसटी के वजह से हम लोग नहीं ला पाते हैं कोई घर में सामान। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ और मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लेकिन देश जो सर है समस्याओं जितने भी लोग हैं मध्यम परिवार को पाल पाना आज के डेट में बहुत टफ हो गया है। कुछ सहना पड़ेगा। हम बार और सर रहा बात जो लेते हैं वो देते हैं, मैं एक चीज इस चीज को कंफर्म करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल जीएसटी लेते हैं और देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी हैं यहाँ पे, ऐसे लोग हैं जो जीएसटी देने की क्षमता भी नहीं रह रहे हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए कि कम से कम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाला जाए कि भाई इतने टाइम तक आपको ये सहूलियत मिलना चाहिए। वो सहूलियत आज तक किसी ने नहीं दिया। सर मैं आज बैठा हुआ हूं इस डिबेट में, मैं आपको बता रहा हूं कि 14% पे 18% पे लोगों ने मकान ले रखा है, फाइनेंस करवा रखा है। जैसे आवास फाइनेंस हुए, जितने भी फाइनेंसर बैठे हुए हैं ये जान ले रहे हैं कस्टमरों का मतलब जिन्होंने फाइनेंस करवा लिया है वो टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उनके घर पे 5-5, 10-10 लोग बाउंसर लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये समस्या है, ये समस्या है। ठीक है संदीप जी इसका जवाब देंगे। उससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उमेश चंद यादव जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखिए, अब सरकार कह रही है कि ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बजट। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बजट से मजबूत नींव का निर्माण होगा। अर्थशास्त्री हैं आप, आपके लिहाज से ये बजट कैसा है? देखिए, बजट को जिस तरीके से इन्होंने पिछले कई वर्षों से रखा है, इस बार भी इन्होंने बजट को बड़े बड़े शब्दों के आधार पर, अमृतकाल, श्री अन्न, इन शब्दों के आधार पर और एक बहुत बड़ा मायाजाल बुनाया शब्दों का। पहली चीज। दूसरी चीज पे अगर हम आए तो जहां से बेसिक हम चलते हैं, हम अपने किसानों के साथ चलें। हमारे किसानों के साथ किसी तरीके की छूट या उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की कोई व्यवस्था इस बजट में फिर नहीं की गई है। आप किसान सम्मान निधि दे रहे थे 6,000। मैं तो इस बार सोच रहा था कि इस किसान सम्मान निधि से अगर कृषक का कुछ भला करवाना है तो उसको कम से कम 20,000 करना चाहिए। उसको वहीं का वहीं छोड़ा हुआ है। हमें जो खाद पर और अन्य चीजों पर, सिंचाई पर जो छूट मिलने की बात थी, उस छूट को कहीं देखा ही नहीं गया। कहीं नहीं, मतलब किसान के सामने एक टारगेट रख दिया है कि आप श्री अन्न अनाज पैदा कीजिए, श्री अन्न पैदा कीजिए। कैसे करेंगे ये आप जानिए, हम आपके साथ इसमें किसी तरीके का भी कोई सहयोग नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ रोजगार के लिए आपने कहीं पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। बस रोजगार के लिए हमें बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर आप कुछ कह रहे हैं। अगर हम एक और बात थी, हमारी क्रय शक्ति, सामान्य जनमानस की जो क्रय शक्ति बढ़ाने की व्यवस्था है, उसके लिए हमारी आय को बढ़ाने में कहीं कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं हमें दिख रही है जिससे कि हमारी आय बढ़ सके, क्रय शक्ति बढ़ सके और मांग। देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने देते, महंगाई हमारी लगातार बढ़ रही है। गैस के सिलेंडर की अगर हम बात करें, गैस सिलेंडर 450 लेकर के 1,000 के ऊपर कर दिया गया। ये जो बीच का करीब 600-650 रुपए की क्रय शक्ति थी उपभोक्ता की, उस क्रय शक्ति को पूरी तरीके से नकार दिया गया, वो बंद हो गई उसकी क्रय शक्ति। आप देखिए वो कितनी जगहों पर इसका प्रयोग करता था और अब जहां जहां वो प्रयोग करता था वहां पर उत्पादन होना चाहिए, उस वक्त भी डिमांड बढ़ती, एक रोजगार सृजन की स्थिति आती। इस तरीके की बहुत सारी सब्सिडीज को इन्होंने बंद कर दिया पूरी तरीके से और व्यक्ति की क्रय शक्ति को कमजोर किया है। इसको बढ़ाने की कहीं कोई व्यवस्था इस बजट में फिर से नहीं की गई है। शब्द बहुत अच्छे बोले गए हैं, महंगाई को कम करने की कहीं पर भी कोई, ना आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे किसी तरीके की कोई छूट दी गई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम सड़कें बनाएंगे। अरे भाई, आप सड़कें बनाएंगे, उस सड़कों पे चलने के लिए तो व्यक्ति के पास पैसा चाहिए, जितना आप सड़कें बढ़ाते हैं टोल बढ़ा देते हैं। कैसे चलेगा वो व्यक्ति? मान लीजिए अगर गाड़ी से चलना है तो हमारा डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है।
कैसे किसान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, समस्या ये भी है ना कि अगर देखिए टैक्स स्लैब में छूट दे दी गई है, महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हमने बढ़िया स्कीम बना दी है, ये कह रहे हैं कि देखिए एमएसएमई सेक्टर के लिए हमने अगर लोन की व्यवस्था कर दी है, ब्याज दर में छूट की बात कर दी है, ये भी कह रहे हैं कि देखिए होम लोन हमने सस्ता कर दिया है या हम करेंगे, या फिर ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो गाड़ी अगर आप खरीदेंगे मध्यम वर्ग के लिए हम लोन सस्ता कर देंगे। तो सरकार बजट तो कहीं से लेके आएगी ना सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दे ही दे सारा, कहीं से बजट का तो इंतजाम किया ही जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बात पे आता हूँ। हाँ। जैसे सबसे पहले आपने महिलाओं के लिए एक महिला योजना जिसमें निकाली है, जिसमें 2 लाख तक की व्यवस्था आपने की है जमा करने की, और जिस पर आप 7.5% ब्याज देंगे। हाँ। हमारे पास बहुत सी सारी ऐसी योजनाएं थी जिनमें महिलाएं जमा करके और 7.5% ब्याज ले सकती थी। अगर आपको कहीं पर छूट देनी ही थी तो क्या आप इस पर इनकम टैक्स की छूट देंगे? नहीं देंगे। आप इसमें टीडीएस सबसे पहले काटेंगे, वो छूट हमारे लिए वहीं वही। दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स में हमको छूट दी गई है, हमारे पीछे जो छूट देते थे आप, एटीसी की छूट बिल्कुल हटा दी गई, हेल्थ इंश्योरेंस हटा दिया गया, तो हम लगभग वहीं पर खड़े हुए हैं। थोड़े बहुत फायदे, इससे हमें बहुत बड़ा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। किसानों को एक सेकंड, किसानों को आप लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके ब्याज में कमी की? वो तो पहले से ही किसान को ऋण की व्यवस्था की। आपने नया क्या किया? कुछ चीजों को आपने बढ़ाया है, उनमें मानेंगे, लेकिन उनके पीछे की जो हमारी जमीन थी उसको तो आप जमीन खींच रहे हैं। तो बजट लगभग हमको वही बराबर, कुल मिलाकर के जो इस सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि बजट या कोई भी कार्य हमारा ऐसा हो जिससे हमारी सरकार बराबर बनी रहे, इस बजट को बनाकर के सरकार। ठीक है, मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं उससे पहले संदीप जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका। कह रहे हैं कि शब्दों के माया जाल में फंसाने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की गई। एक बार फिर से जहां पर हम खड़े थे आज भी हम वहीं पे खड़े हैं, बस ये बताया जा रहा है, ये जताया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बहुत लोक लुभावना हमने बजट दिया है, लेकिन आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर हम पहले खड़े थे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हम हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आलोचनात्मक व्यक्ति देखेगा तो आप अभी स्टूडियो में बैठी हैं, लाल कपड़ा पहन के बैठी हैं, हरा बैठी हैं, आपको पीला पहनना चाहिए, आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, आपको स्टूल पे बैठना चाहिए। बाबाओं वाली बातें मत करिए ना सर, कम टू द पॉइंट सर, ये बाबाओं वाली बातें मत करिए। आप लाल कपड़ा पहन के बैठी, नीला कपड़ा, अब मुद्दे पे आइए ना सर। हम देख नहीं रहे ना, हम यही बात, मुद्दा भी यही है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दे को तो आप घुमा देते हैं। करेंगे उसकी आलोचना को हम स्वीकार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, और हम उस भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हमने कोई रेवड़ियां नहीं बांटी। हमने कहा कि आम आदमी सशक्त हो, चाहे महिला हो, युवा हो, हर क्षेत्र के लोग का सशक्तिकरण हो, और सरकार ने समायोजित समुचित विकास को भारत के ध्यान में रख के बजट को लेकर और लगता है ये बजट समुचित विकास का, भारत समुचित विकास का बजट है, और इसमें सभी लोग शामिल हैं। थोड़ा थोड़ा सबको मिला है और सबको बेहतर करने की आवश्यकता भी है। ठीक है प्रकाश जी, ये कह रहे देखिए ये जो बजट है वो वाकई बेहतर बजट है, इसमें सब लोग शामिल हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि जीएसटी की तो हम देखिए बात लगातार कर ही रहे थे, जीएसटी के मद्देनजर जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि जो घोषणाएं करनी चाहिए थी उसमें बहुत ज्यादा राहत की बात नहीं है, लेकिन पीयूष जी मैं सबसे पहले आपसे ही ले लेती हूँ इस पे सवाल कि क्या लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी उमेश जी कर रहे थे कि जहां से हम चले थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं, अभी भी देखिए इसमें चीजें तो रखी गई है, लेकिन कुल मिला के जनता के जेब से ही पैसा निकाला जाएगा और तरीका दूसरा हो गया। नहीं, देखिए जीएसटी वाली जो कमी है, जो एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की पूरी नहीं हो रही है, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन इस बात को ये कहें कि नहीं इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो आज से पहले कोई भी टैक्स पेयर होता था वो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देता था। आज की डेट में अगर वो अपनी रिटर्न भरता है तो उसमें 7 लाख तक अगर भरेगा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये निश्चित रूप से फायदा हुआ है। और अगर हम देखें कि हमारे देश के अंदर
अगर पूरी जनसंख्या को देखें तो 3 से 4% ही लोग हैं जो एक्चुअली टैक्स पेइंग सिटीजन होते हैं। तो उसके अंदर उन टैक्स पेइंग सिटीजन को कुछ तो फायदा होगा। जो मोस्टली लोग जो सैलरीड क्लास हैं, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो 5 से 6 लाख रुपए के उसमें आ जाती है और उनको टैक्स का बेनिफिट अमूमन जिसके हाथ खाली रहते थे और जो ज्यादातर कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब पे नजर गड़ाए बैठे रहते थे कि अब वित्त मंत्री ऐलान करेंगे और ये सबसे एंड में होता था। तो ये जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि वहां तो राहत की बात है। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रखिए अपनी बात। पीयूष जी अभी बोल रहे थे ना 7 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स लग रहा है आपको 3 लाख तक टैक्स जो है वो नील है। 3 से लेके जो 6 लाख तक जो आपकी स्लैब है उसमें 5% लग रहा है और उसके बाद आपकी 6 से लेके आपको 12 लाख रुपए तक जो है 9 लाख रुपए तक 12 लाख रुपए तक 9 लाख रुपए तक उसके अंदर में आपको 10% लग रहा है और 9 से लेके 12 और 15 के अंदर में आपकी 20% और 15 के ऊपर में आपका 30%। लेकिन उसके बाद तो फिर आप अपने खर्चे दिखा के उस चीज को जो 7 लाख की हम इनकम की बात कर रहे हैं उसमें सरकार एक स्पेशल रिबेट लाई है कि 7 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी उससे ऊपर इनकम है तो उसमें जो बाकी स्लैब्स दिए गए हैं उसके अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट होगा लगेगा। अगर 7 से ऊपर है तो मैं बजट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बजट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट में हर वर्ग को कंसिडरेशन किया गया, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल एमएसएमई को हो या और इनकम टैक्स स्लैब को लो, हर चीज को कंसिडरेशन किया गया। जैसे हमारा डेवलपमेंट एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, रेलवे की डेवलपमेंट करा जा रहा है, वो सारे चीज को बजट के अंदर में कंसिडरेशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि बजट में लोगों के लिए फायदा नहीं हुई है। देखिए इस चक्कर में भी गवर्नमेंट ने लास्ट 25-28 महीने से 30 महीने से लोगों को राशन दे रहा जो कि 80 लाख 90 लाख करोड़ फैमिली को उसमें दे रही है। तो उसमें बहुत ज्यादा राहत दी है, ऐसा नहीं कि राहत नहीं दी है और गवर्नमेंट अपग्रेड कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट करना है। लेकिन देखिए मेरा पहला क्वेश्चन एमएसएमई की बात में बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको रेवेन्यू के जो सोर्सेस है दैट इज ओनली एमएसएमई कैन जनरेट द रेवेन्यू। क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ होता है जहां से आपको जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, वट एवर द सोर्सेस ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, ये दैट इज क्रिएटेड बाय द एमएसएमई। मेरा पहला गवर्नमेंट को ये पहला पंच होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री की ग्रोथ करें। इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अपने आप होगा। लेकिन अभी अगर हम लास्ट पैंडेमिक के बात करें, अगर हमारे इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ नहीं है लेकिन जो है वो बस एक कांस्टेंट पॉइंट पे रखा हुआ है। लेकिन आगे अगर बढ़ाना है और उसके लिए आपको पुल नहीं करना, आपको पुश करना है। पुश करने के लिए देखिए ना, नई स्कीम के तहत अब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात की गई है। लेकिन मैं उमेश जी का रुख कर लेती हूँ। उमेश जी, ये इस फैसले को सरकार की किस तरह से आप देखते हैं? कह रहे हैं कि देखिए एमएसएमई सेक्टर जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा चरमरा के आया था, उसी को बेहतर करने के लिए पहले भी 20 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। अब फिर देखिए इसमें ऐलान किया गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे जाएंगे और जो ब्याज होगा उसमें भी 1% की कटौती कर दी गई है। तो ये जो फैसला है सरकार का, ये क्या नहीं कहा जा सकता कि एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए है? कुछ तो सकारात्मक हमें नजरिए से देखना ही होगा। देखिए, अगर हम इसको एक सकारात्मक तरीके से देखें तो नो डाउट इसमें एमएसएमई को क्षेत्र को बढ़ाने की स्थिति आए। लेकिन उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी देखा जाए कि उनके क्षेत्र में आने के लिए लोगों को इतना ज्यादा वो अपनी कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं कि वो आदमी वहां पर जाकर के और वापस आ जाता है। तो इसकी प्रक्रिया जो है उसको बहुत इन्हें सरल करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ हमको पूंजी उपलब्ध करा देने से ये बात नहीं बन जाती। हमारी जो प्रक्रिया है एमएसएमई को लगाने के लिए, जो छोटे उद्योगों में आने के लिए जो लोगों की सरलीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको इन्हें देखना पड़ता, वो बहुत जरूरी है। अगर उस क्षेत्र को बढ़ाना है तो हमें उस क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों के लिए एक सरल प्रक्रिया देनी होगी।
जो प्रक्रिया की बात अभी उमेश जी कर रहे हैं, मैं फिर आपका रुख कर लेती हूँ प्रकाश जी, क्योंकि आप एमएसएमई सेक्टर से के सदस्य ही हैं, लेकिन अब सवाल यही कि वो प्रक्रिया कितनी मुश्किल है जिस प्रक्रिया का जिक्र किया जाता है। देखिए, हम कहते हैं जीएसटी जो उसका तरीका है, प्रक्रिया है, ये बहुत टफ है। अगर हम कहते हैं एमएसएमई, तो कहते हैं कि देखिए एमएसएमई का जो तरीका है, ये जो प्रक्रिया है इसकी, ये बहुत टफ है। कहाँ दिक्कतें आती है उस प्रक्रिया में, ये थोड़ा सा समझाइए। और क्या सरकार ने उस पर ध्यान दिया क्या? क्योंकि बहुत सारे मैं देख रही हूँ पॉइंट्स जो ना सिर्फ लोगों को राहत या फिर एमएसएमई सेक्टर को राहत पहुंचाने के लिए, बल्कि उसके अलावा भी कई और चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अभी प्रक्रिया समझाइए थोड़ा। देखिए, एमएसएमई की जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होता है, एमएसएमई को बैंकिंग के थ्रू से फंड्स आता है। गवर्नमेंट पर्टिकुलर फंड्स अलॉटमेंट कर देता है। अलॉटमेंट होने के बाद बैंकिंग के अंदर में वो फंड्स आज पेंडिंग रहता है। जब हम स्कीम्स डिक्लेरेशन करते हैं कि गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है, दिस ये स्कीम्स आप तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं कि भाई इंटरनेट में ये सुविधाएं है, या आपके न्यूज चैनल में आपके जैसे अभी बजट हो गया, सबको डिक्लेरेशन हो जाता है कि भाई हमारे पास 2 लाख करोड़ आ गया। लेकिन ये आता क्या डायरेक्ट किसी कस्टमर को या कोई व्यवसाय को, बिजनेसमैन को तो दे देते नहीं कि भाई तुम्हारा हिस्सा इतना है, वो ले लो। लोन मिलने में दिक्कतें आती हैं। एक्चुअली उसके लिए प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जैसे आप एक बिजनेसमैन है, आप चलो साधारण बात है, जो लोग मोर देन 20 लाख है, जिनकी वो लोग को जीएसटी के अंडर में आते नहीं है, और जो 20 लाख के ऊपर में आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जीएसटी है। जीएसटी जो अगर 20 लाख से नीचे जो लोग हैं तो जीएसटी के लिए जब आप बैंक में चले जाते हो, कहते कि मैं तो जीएसटी नंबर ही नहीं है। तो बोलते यार जीएसटी नंबर तो आपको डॉक्यूमेंटेशन है पूरा नहीं, हम तो गवर्नमेंट ने बोल, वो तो देखिए प्रक्रिया होती है ना। अगर आप लोन कहीं पे अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए होता है, वो तो पहले भी होता था। नहीं, दिक्कतें कहाँ पे आती है? नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये पहला दिक्कत आता है जब डॉक्यूमेंटेशन की बात है, जब आप कहते हो कि हमको एमएसएमई को पुश करना है, तो पुश कैसे करेंगे? अगर आप इधर में डिक्लेरेशन करते हो कि हमें 20 लाख की अगर आपकी बैलेंस शीट दिखा रहा है, तो आपको कोई इनकम टैक्स के लिए आप सिर्फ यूज कर सकते हो, लेकिन जीएसटी आपको एप्लीकेशन ही नहीं है। फिर उधर में आप बैंक में आप ये डिमांड पर्टिकुलर पॉइंट आपने रखते हो कि भाई जीएसटी की पहले सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपके इनक्लोज करना पड़ेगा तभी जब आपको मिलेगा। जब डॉक्यूमेंटेशन की कमी आ जाता है, जो बैंक आपको रिलायबल नहीं समझता है कि भी हम जो पेमेंट तो दे रहे हैं, चलो हमको 5% हम दे रहे हैं टैक्स है, और जगह में अगर आप दसेंगे 8% मिल रहा है, कोई बंदा 4% टैक्स ले रहा है, वो सोचता तो ठीक है, लेकिन उसको जब वो रास्ता उसको टैक्स की पॉइंट तो बात की बात आता है, लेकिन पॉइंट होता था उसको मिले तो सही पैसे। जब आप डॉक्यूमेंटेशन में पूरा नहीं करवा, आप उसको इनकम टैक्स के लिए बोल दिए, जीएसटी नंबर मांग दिए, आपकी रेंट एग्रीमेंट चाहिए, आपकी दिस दैट सारे डॉक्यूमेंट आपको हर दिन आपके पास फोन आता है बैंक से कि आप लोन ले लो। जब आप बोलेंगे लोन, एक बार आप एज कर दो कि मेरे को लोन चाहिए, तो आपके पास है पूरा आपकी 3 साल की स्टेटमेंट दे दो, आपकी दिस दैट, माने हर चीज आपको पूरा है कि खानदान से लेके पूरा एकदम आपकी कहाँ से कहाँ तो क्या मांगेंगे कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है, उसको और सरल बनाना है। हाँ, आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है उपाध्याय जी, जल्दी से क्या दिक्कत कहाँ पे आती है? यहाँ पे ये आती है, ये जो कहना चाह रहे थे शायद समझाने में त्रुटि रह गई है। इनका कहने का मतलब है कि जब 20 लाख के नीचे स्लैब वालों को जीएसटी की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कहना सुनवाते हैं आपको। उज्ज्वला, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, food support and direct benefit transfer to 2.2 lakh crore to farmers, insurance cover for the weaker sections, infra spend push, historical increase in the capital outlay for the railways. In 2019-14, 10,600 crores were spent. But in 2022-23, 2,40,000 crores are being spent. Agriculture credit target being increased to rupees 20 lakh crore, up by 11.11%. Digitization of libraries, Mahila Samman Vikas Patra for women and for their empowerment. For senior citizens, limit has been increased.
income tax benefit peak rate to be reduced has ensured inclusive growth for all sections of the society. Income tax rebate limit increased to income of rupees 7 lakh per year from 5 lakh per year in the new tax regime. I again congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and her entire team for presenting this budget. Thank you. अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिनका कहना साफ तौर पे ये है कि ये जो बजट है वो लोक कल्याणकारी बजट है, जिसने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की है और लोगों के कल्याण के लिए इस बजट को बनाया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।